हम सब ना अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं। बिल्कुल। मतलब हमें लगता है कि जब मन किया सो गए, जब मन किया काम कर लिया और जब मन किया मनोरंजन कर लिया, बस यही असली आजादी है। हाँ, ज्यादातर लोग इसी को आजादी मानते हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर हमारी यही मर्जी हमारी सबसे बड़ी बेड़ी बन जाए? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम जिसे आजादी समझते हैं वो असल में हमें अपनी ही आदतों का गुलाम बना रही है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? और इसके लिए हम हसल स्टोरी नाम की एक YouTube चैनल की एक बहुत ही कमाल की कहानी के तह तक जाने वाले हैं। इसका शीर्षक है अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ कोई आम प्रेरणा देने वाली कहानी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये मानव व्यवहार का ना एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। मतलब अक्सर हम स्वतंत्रता और अनुशासनहीनता के बीच के उस बारीक अंतर को समझ ही नहीं पाते। हम नियमों को और दिनचर्या को एक बोझ की तरह देखने लगते हैं। एकदम सही बात है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी तय समय सारणी का पालन कर रहे हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। और इसी बात को समझने के लिए ना ये स्रोत हमें उत्तर भारत के एक छोटे से एक गांव काशीपुर ले जाता है। अच्छा, काशीपुर। हाँ, वहाँ रामू नाम का एक लड़का है और स्रोतों के अनुसार वो दिल का बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है और उसमें बुद्धि की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई कमी तो होगी। हाँ, एक ऐसी कमी है जो हम में से बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। हाँ। वो हर काम को टालता है। ओ, टाल मटोल। बिल्कुल। वो सुबह देर तक सोता है, पढ़ाई का समय टालता रहता है और बस यही सोचता है कि जीवन का असली आनंद तो अपनी मर्जी से जीने में है। देखिए, रामू का ये जो व्यवहार है ना, ये दरअसल हमारे मस्तिष्क की एक बहुत ही पुरानी कार्यप्रणाली का हिस्सा है। पुरानी कार्यप्रणाली मतलब विकासवाद या एवोल्यूशन से जुड़ा कुछ? एकदम सही पकड़ा आपने। अगर हम एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो आदि मानव के समय में भोजन और संसाधन बहुत सीमित होते थे। हाँ, वो तो है। तो जब कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो आराम करना और शरीर की ऊर्जा को बचाए रखना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। अच्छा, मतलब जीवित रहने की एक रणनीति। बिल्कुल। तो रामू का मस्तिष्क भी बस ऊर्जा बचाने की उसी पुरानी आदत का पालन कर रहा है। वो कोई बुरा इंसान नहीं है। तो वो बस आराम चुन रहा है। हाँ, उसका दिमाग बस शॉर्ट टर्म यानी तुरंत मिलने वाले आराम को चुन रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगी। अगर हम हर पल एक समय सारणी से बंधे रहें, हर काम घड़ी देखकर करें, तो क्या इंसान और मशीन में कोई फर्क रह जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब कई लोगों का ये भी मानना है कि बहुत ज्यादा अनुशासन हमारी रचनात्मकता में, हमारी क्रिएटिविटी को ही खत्म कर देता है। क्या ऐसा नहीं है कि कुछ बेहतरीन विचार तब आते हैं जब हम बिना किसी नियम के बस यूं ही खाली बैठे हों? ये एक बहुत ही आम तर्क है और इस पर चर्चा होना जरूरी है। देखिए, रचनात्मकता के लिए खाली समय या आजाद सोच का होना जरूरी है, ये बात बिल्कुल सच है। हाँ, वही तो। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि रचनात्मकता कोई जादुई चीज नहीं है जो सिर्फ इंतजार करने से आ जाती है। तो फिर कैसे आते हैं? महान चित्रकारों या लेखकों का उदाहरण ले लीजिए। वे अपनी कला में रचनात्मक इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने सालों तक हर दिन घंटों अपनी कला का अभ्यास किया। ओ, मतलब उस अभ्यास के पीछे अनुशासन था। बिल्कुल। अनुशासन रचनात्मकता को मारता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा मंच तैयार करता है जहां रचनात्मकता टिककर काम कर सके। क्या बात है। रामू के मामले में भी यही था। उसकी मर्जी से जीने की जो आदत थी ना, वो उसे रचनात्मक नहीं बना रही थी। तो वो क्या कर रही थी? वो बस उसे टाल मटोल के एक अंतहीन चक्र में फंसा रही थी। जब आपका आलस्य आपके फैसलों पर हावी होने लगे तो आप स्वतंत्र कहाँ रहे? आप तो अपने ही मन की कमजोरियों के कैदी बन गए। अपनी ही आदतों का कैदी बन जाना, ये बहुत ही सटीक तरीके से स्थिति को स्पष्ट करता है ना? और रामू के जीवन में ये नजरिया तब एक बहुत बड़ी चुनौती में बदल जाता है जब एक दिन वो गांव के एक अत्यंत ज्ञानी वृद्ध गुरु विश्वनाथ को बच्चों को पढ़ाते हुए सुनता है। अच्छा, गुरुजी क्या सिखा रहे थे? गुरुजी कह रहे थे कि अनुशासन सबसे बड़ा बल है, यह इंसान को महान बनाता है। तो रामू को ये बात कैसी लगी? रामू, जिसने हमेशा अपनी मर्जी से जिया है, उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। जाहिर सी बात है। उसे लगता है कि दुनिया में पैसा है, शारीरिक ताकत है, बुद्धि है, क्या अनुशासन इन सबसे भी बड़ा हो सकता है? देखिए, रामू के मन में जो सवाल उठा वो पूरी तरह से तार्किक है। जिस व्यक्ति ने कभी अनुशासन की शक्ति का अनुभव ही नहीं किया, हाँ, उसके लिए ये स्वीकार करना मुश्किल है कि ये सर्वोच्च बल कैसे हो सकता है।
तो वो क्या करता है? वो सीधा गुरुजी के पास जाता है और यही सवाल पूछता है कि क्या वाकई अनुशासन इतना जरूरी है। और गुरुजी का क्या जवाब होता है? और गुरुजी उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते। वो उसे कोई किताब पढ़ने को भी नहीं कहते। वो बस एक बहुत ही साधारण सी शर्त रखते हैं। कैसी शर्त? वो कहते हैं, इस सवाल का जवाब तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा, बस। अरे वाह, सिर्फ इतना? सुनने में ये बहुत ही आसान लगता है ना? हाँ। लेकिन अगली सुबह जो होता है वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। क्या हुआ अगली सुबह? जैसे ही मुर्गे की बांग सुनाई देती है, रामू गहरी नींद में होता है। बाहर ठंड है और उसका मन करता है कि बस कंबल ओढ़कर सोता रहे। ये तो हम सबके साथ होता है। बिल्कुल। और फिर उसके दिमाग में दो अलग अलग आवाजें चलने लगती हैं। अच्छा, दो आवाजें? हाँ, एक आवाज कहती है सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, और दूसरी आवाज कहती है अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे जवाब नहीं देंगे। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, ये जो दो आवाजों का द्वंद्व है, यही दरअसल हमारे मस्तिष्क का असली युद्ध क्षेत्र है। असली युद्ध क्षेत्र? हाँ, हम अक्सर अनुशासन को बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों से जुड़कर देखते हैं, जैसे कोई बड़ी परीक्षा पास करना। बिल्कुल, या कोई बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करना। लेकिन स्रोत यहाँ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि असली लड़ाई तो बिस्तर पे लड़ी जा रही है। वो सुबह उठने वाली लड़ाई। हाँ। यह वो क्षण है जहां हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा जो तुरंत सुख चाहता है, जिसे हम तत्काल सुख की लालसा कह सकते हैं। और दूसरा हिस्सा वो है जो हमारे दीर्घकालिक यानी दूरगामी लक्ष्यों के बारे में सोचता है। अगर हम इसे आधुनिक जीवन के एक उदाहरण से जोड़ें तो ये बिल्कुल सुबह बजने वाले अलार्म और हमारी उसे बार बार बंद करके वो कुछ पल और सोने की चाहत के बीच की लड़ाई है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। जैसे हम अलार्म बजने पर वो स्नूज बटन दबाते हैं ना, जब अलार्म बजता है तो वो पहली आवाज जो रामू ने सुनी कि एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, वही आवाज हमसे अलार्म को आगे बढ़वाती है। सही बात है, हम सोचते हैं बस 5 मिनट और। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गुरुजी ने उसे कोई बहुत भारी पत्थर उठाने को क्यों नहीं कहा? कोई बहुत बड़ा काम क्यों नहीं दिया? सिर्फ सुबह जल्दी उठने की ही शर्त क्यों रखी गई? क्या सिर्फ सुबह उठने से कोई अनुशासित हो जाता है? ये सवाल हमें इस पूरी चर्चा की गहराई में ले जाता है। देखिए, गुरुजी बहुत ज्ञानी थे। वे जानते थे कि कोरा सैद्धांतिक ज्ञान रामू के किसी काम नहीं आएगा। मतलब सिर्फ ज्ञान देने से कुछ नहीं होता? नहीं, वो बातें सुनता और भूल जाता। सुबह जल्दी उठने की शर्त इसलिए रखी गई क्योंकि उस वक्त बिस्तर छोड़ना रामू के लिए दुनिया का सबसे कठिन काम था। अच्छा। विज्ञान की भाषा में इसे निर्णय की थकान या डिसीजन फटीग से जोड़कर देखा जा सकता है। डिसीजन फटीग, ये क्या होता है? जब हम सुबह उठते हैं तो वो हमारे दिन का पहला सचेत निर्णय होता है। गुरुजी जब रामू से कहते हैं कि ये तुम्हारी पहली जीत है क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है, हाँ, तो वे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच उजागर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दिन की शुरुआत में ही हम अपने सबसे कमजोर हिस्से यानी आलस्य पर जीत हासिल कर लें तो ये हमारे पूरे दिन के लिए एक मानक तय कर देता है। बिल्कुल। जब आप अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर एक सही निर्णय लेते हैं तो मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में नए रास्ते बनने लगते हैं। हो, मतलब ब्रेन रिवायर होने लगता है। एकदम सही। आप अपने मस्तिष्क को संदेश दे रहे हैं कि तत्काल मिलने वाला आराम अब आपकी प्राथमिकता नहीं है। यही अनुशासन का पहला और सबसे अहम कदम है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अब इस पहली जीत के बाद गुरुजी रामू को जो दृश्य दिखाते हैं वो इस कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या दिखाते हैं गुरुजी? गुरुजी रामू को गांव के पास के खेतों में ले जाते हैं। सूरज अभी बस निकल ही रहा है, हल्की रोशनी है और रामू देखता है कि किसान पहले से ही वहां मौजूद हैं। इतनी सुबह? हाँ, कोई हल चला रहा है, कोई बीज बो रहा है। गुरुजी रामू का ध्यान उस निरंतरता की ओर खींचते हैं। वे बताते हैं कि ये किसान रोज सूर्योदय से पहले उठते हैं। मौसम चाहे कैसा भी हो, वे समय पर खेत में आते हैं क्योंकि एक दिन का आलस्य भी पूरी फसल खराब कर सकता है। गुरुजी कहते हैं अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा से करना ही अनुशासन है। खेतों का ये दृश्य तात्कालिक कष्ट और दीर्घकालिक संतोष के बीच के संबंध को बहुत ही सटीकता से दर्शाता है। तो इसका असल मतलब क्या है? देखिए, किसान जो पसीना बहा रहे हैं वो आज का कष्ट है। हाँ, लेकिन वे ये कष्ट इसलिए सह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में एक अच्छी फसल मिलेगी। ये उस तत्काल सुख की लालसा के बिल्कुल विपरीत है जिसकी हमने अभी चर्चा की थी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम भले ही किसान ना हों, हम खेतों में हल ना चलाते हों,
लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी मेहनत, हमारे लक्ष्य, हमारे काम, ये सब भी तो एक फसल की तरह ही है ना? बिल्कुल, एक फसल ही तो है। अगर एक विद्यार्थी सोचता है कि आज पढ़ाई छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा, तो वो उसी किसान की तरह है जो बुवाई के समय आलसी कर रहा है। सही कहा। आज का हमारा ये टालम टोल हमारे भविष्य की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। लेकिन इस पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों होता है? हमें पता है कि टालम टोल से नुकसान होगा, फिर भी हम ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आधुनिक समाज का ताना बाना हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को लगातार उकसाता है जो तत्काल इनाम चाहता है। तत्काल इनाम, जैसे सोशल मीडिया। बिल्कुल। मोबाइल की लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस, छोटे छोटे वीडियोस जो पल भर का मनोरंजन देते हैं, ये सभी हमारे दिमाग में ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो हमें बिना मेहनत के खुशी का एहसास कराते हैं। डोपामीन जिसे हम कहते हैं। अच्छा, तो हमारा दिमाग उस आसान खुशी का आदी हो जाता है। हाँ, इसके मुकाबले अनुशासन के रास्ते पर चलकर जो दीर्घकालिक संतोष मिलता है वो तुरंत दिखाई नहीं देता। उसे महसूस करने के लिए समय और धैर्य चाहिए होता है। जैसे किसानों का धैर्य। एकदम सही। किसान खेतों में जो पसीना बहा रहे हैं उसके पीछे वो धैर्य ही है। अनुशासन शुरुआत में कष्ट देता है। सुबह जल्दी उठना कष्टदायक है। बहुत कष्टदायक है। लेकिन जब आप अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा से करते हैं तो अंत में जो मानसिक शांति मिलती है वो पल भर के किसी भी आराम से कहीं बड़ी होती है। सही बात है। अब कहानी में आगे एक ऐसा मोड़ आता है जो मुझे लगता है हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। वो क्या? रामू इस अनुभव से प्रेरित होकर अपनी आदतें बदलना शुरू करता है। वो रोज सुबह जल्दी उठने लगता है, अपनी पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन बनाता है। मतलब वो अनुशासित होने लगा। हाँ, वो अपने पूरे दिन को व्यवस्थित कर लेता है। लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी। जो चुनौती उसे बाहर से मिलती है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। बाहर से चुनौती? हाँ, उसके अपने दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ओह। वे ताने मारते हैं कि अरे रामू, तू बूढ़ा बन गया है क्या? हमेशा समय समय करता रहता है। और रामू को गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो सबको छोड़कर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए। ये इस स्रोत का एक बहुत ही यथार्थवादी हिस्सा है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आरामदायक लेकिन नुकसानदायक आदतों को छोड़कर एक बेहतर और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की कोशिश करता है तो उसके आसपास के लोग अक्सर उसे स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब भी कोई खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है तो आसपास के लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं? जैसे कोई जिम जाने वाला या नई डाइट शुरू करने वाला व्यक्ति हो तो लोग अक्सर उसे चढ़ाने लगते हैं। क्या ये सिर्फ जलन है या इसके पीछे कोई और गहरा कारण है? ये महज जलन नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान की एक जटिल प्रक्रिया है जिसे हम अपनी असुरक्षा को दूसरों पर थोपना कह सकते हैं। प्रोजेक्टिंग इनसिक्योरिटी। अच्छा, असुरक्षा, वो कैसे? देखिए, जब आप अचानक से अनुशासन में रहना शुरू करते हैं तो आपका वह अनुशासन दूसरों को उनके खुद के आलस्य की याद दिलाने लगता है। ओ, मतलब हम उन्हें आईना दिखा रहे होते हैं। बिल्कुल। आप कुछ कहे बिना ही केवल अपने व्यवहार से उन्हें आईना दिखा रहे होते हैं। ये आईना उन्हें असहज कर देता है। तो वो खुद को बदलने के बजाय हमें नीचे खींचते हैं। एकदम सही। खुद को बदलने की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बजाय वे आपको ही वापस अपनी पुरानी स्थिति में खींचने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें अपनी कमियों का सामना ना करना पड़े। उनका मजाक उड़ाना दरअसल उनके अपने डर और अपनी विफलताओं का प्रकटीकरण है। ये नजरिया तो पूरी तरह से सोचने का तरीका ही बदल देता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, असल समस्या उनके भीतर है, उस इंसान में नहीं जो खुद को सुधार रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन रामू के लिए ये सब सहना आसान नहीं था। तब उसे गुरुजी की एक बहुत ही शक्तिशाली बात याद आती है। गुरुजी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। क्या बात है। और इसी संदर्भ में ना स्रोत में गुरुजी एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात कहते हैं जो एक शानदार रूपक है, एक मेटाफर है। कौन सा रूपक? वे कहते हैं नदी की धार अगर हर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। ये उदाहरण हमें अनुशासन की असली प्रकृति के बारे में बताता है। अनुशासन कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। बिल्कुल। पानी देखने में कितना कोमल लगता है और पत्थर कितना कठोर। हाँ। अगर पानी की एक बड़ी लहर पत्थर पर जोर से टकराए तो शायद पत्थर को कुछ न हो, वो लहर लौट जाएगी। सही कहा। लेकिन अगर वही पानी की धार लगातार बिना रुके हर रोज हर पल उस पत्थर पर गिरती रहे
तो वो धीरे धीरे उस कठोर पत्थर का सीना चीर देती है। क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ तीव्रता से ज्यादा निरंतरता की बात हो रही है? 100%। ये निरंतरता की ताकत है, कंसिस्टेंसी। अक्सर हम जोश में आकर कोई काम बहुत तीव्र गति से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है। हाँ, हम सोचते हैं कि एक ही दिन में सारी बुरी आदतें बदल लेंगे। लेकिन मस्तिष्क इस तरह से काम नहीं करता। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं का नया जाल बनने में, नई आदतें स्थापित होने में हफ्तों और महीनों का समय लगता है। तो ये नदी और पत्थर का जो रूपक है, ये हमें सिखाता है कि अनुशासन का अर्थ रोज छोटे छोटे प्रयास करना है। कभी मन विचलित होगा, कभी पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, कभी दोस्तों के ताने परेशान करेंगे, जैसा कि रामू के साथ हुआ। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर निरंतरता बनी रहे तो सबसे कठोर आदतें भी बदल जाती हैं। रामू ने धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने समझ लिया कि अनुशासन एक बीज है जिसे रोज सींचना पड़ता है। और इस रोज की सिंचाई का परिणाम बहुत ही शानदार होता है। अच्छा, क्या हुआ रामू के साथ? कुछ सालों बाद वही रामू जिसे पूरा गांव आलसी कहता था, काशीपुर का सबसे विद्वान और अनुशासित युवक बन जाता है। अरे वाह! वह गांव के बच्चों को पढ़ाता है और लोग उसकी बुद्धि से ज्यादा उसके अनुशासन की मिसालें देते हैं। वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। रामू का यह बदलाव इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अनुशासन एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है। जब हम अपनी ऊर्जा और अपने समय को एक सही दिशा में बांधते हैं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। जो ऊर्जा पहले आलस्य और टालमटोल में बर्बाद हो रही थी, वो अब निर्माण में लग जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे मार्मिक हिस्सा बिल्कुल अंत में आता है। जब रामू पूरी तरह से बदल चुका है, तब गुरु विश्वनाथ कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। गुरुजी की खुशी तो बनती है। रामू बहुत विनम्रता से सारा श्रेय गुरुजी को देता है कि आपके बिना ये संभव नहीं था। लेकिन गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी यहाँ एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। वो क्या? वे कहते हैं, अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, ये तो इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। ये इस पूरे विषय का सबसे अहम सार है। मैं कहूंगा कि कोई भी बाहरी चीज, चाहे वो कोई शिक्षक हो, कोई किताब हो, कोई विचार हो या कोई भाषण हो, वो आपको अनुशासित नहीं कर सकती। मतलब कोई मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं? नहीं, वे सिर्फ आपको जगा सकते हैं, आपके सामने एक आईना रख सकते हैं। लेकिन सुबह बिस्तर से उठने की जो लड़ाई है, वो किसी और की नहीं, आपकी अपनी लड़ाई है। मतलब अनुशासन कोई बाहरी दबाव या थोपी गई चीज नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब तक अनुशासन बाहरी दबाव के कारण होता है, वह हमेशा एक बोझ लगता है। जैसे बचपन में पढ़ाई करना। हाँ, एक बच्चे को जब तक माता पिता के डर से पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे वो एक सजा लगती है। लेकिन जब ये अनुशासन हमारे भीतर से जन्म लेता है, जब ये हमारी अपनी इच्छा बन जाता है, तब यह एक आंतरिक शक्ति बन जाता है। फिर हम अनुशासन का पालन इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई हमें देख रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे अपने विकास के लिए जरूरी है। यह एक आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया है। ये सफर आलस्य से शुरू होकर स्वयं पर नियंत्रण पाने और अंततः सच्ची स्वतंत्रता तक पहुंचने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। रामू की कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि कोई भी किसी भी समय अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर एक नई शुरुआत कर सकता है। अनुशासन आजादी का बंधन नहीं, बल्कि सच्ची आजादी का रास्ता है। और निरंतरता ही वो शक्ति है जो इसे संभव बनाती है। एकदम सही। अब इस पूरी चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक नया विचार सामने रखना चाहूंगी। जी बताएं। यह विचार इस स्रोत से ही निकलकर आता है और यह हम सबके लिए एक विचारणीय प्रश्न है। अगर हम इस बात को मान लें कि अनुशासन पूरी तरह से एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे भीतर से पैदा होती है, तो क्या हमारे आसपास का भौतिक वातावरण उस फसल के लिए एक मौसम का काम नहीं करता? अच्छा, भौतिक वातावरण? हाँ, जैसे एक किसान के लिए खेत की मिट्टी और मौसम का सही होना जरूरी है, वैसे ही हमारे आंतरिक अनुशासन के पनपने के लिए क्या बाहरी माहौल का शांत और व्यवस्थित होना जरूरी नहीं है? ये तो सोचने वाली बात है। हमारा काम करने का कमरा या हमारे मोबाइल की लगातार बजने वाली नोटिफिकेशंस, ये सब हमारे आसपास का वातावरण तय करते हैं। तो क्या मन को अनुशासित करने की उस बड़ी लड़ाई को शुरू करने से पहले अपने आसपास के माहौल को साफ, व्यवस्थित और शांत करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? एक बहुत ही सटीक सवाल है यह। क्या वो हमारी पहली छोटी जीत नहीं हो सकती?
हमें इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमारी अपनी डोर कहाँ उलझी है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत